तो माइटोसिस का एक्चुअल प्रोसेस हमने पीछे देखा था, उसी की यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताई जा रही है एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो इसमें गिवन हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर। जैसे माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स, ये पीछे आ चुका है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, जो कि हनी बीज का एग्जांपल पीछे लिया था, हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, क्योंकि एल्गी में हैप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है और ऐसा ही हनी बीज के केस में, इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड कर सकती हैं माइटोसिस से। सो ये दोनों चीज़ें पीछे आ चुकी हैं। Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसका मतलब आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट इसमें बनेगा। और डिप्लॉयड डॉटर सेल्स यूजुअली रिजल्ट करती हैं माइटोसिस से। ये वही लाइन रिपीट कर दी गई है, दैट इज यूजुअली रिलेटेड टू डिप्लॉयड सेल्स वेदर इट बी एनिमल्स और प्लांट सेल्स। नॉर्मली डिप्लॉयड सेल्स ही करते हैं, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे लोअर प्लांट्स या फिर इंसेक्ट्स, जो कि एटलीस्ट इतने ही हैं हमारे एनसीईआरटी में गिवन एक्सेप्शंस। The growth of multicellular organisms is due to mitosis. This is also we have studied that from a single cell it is mitosis only which allows an organism to form millions of cells. तो growth multicellular organisms में mitosis से ही होती है. Cell growth result in disturbing the ratio between nucleus and cytoplasm. तो सेल ग्रोथ का क्या मतलब है, हमने पीछे पढ़ा था, इट इज साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यानी किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, उसका अमाउंट ये होगी सेल ग्रोथ। इससे डिस्टर्ब हो गया ना न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस तो छोटा सा एक ही रह गया, लेकिन साइटोप्लाज्म दो सेल्स के जितना हो गया। अगर डबल कहिए ग्रोथ उसकी, तो दो सेल्स के जितना बड़ा उसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, उसको एक न्यूक्लियस हैंडल नहीं कर सकता। हमने पीछे देखा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन अ सेल। तो ऑर्गेनल्स डबल हो गए हैं साइटोप्लाज्म के डबल होने के साथ ही, तो एक अकेला न्यूक्लियस इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इट इज देयरफॉर बिकम्स असेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस का भी डिवीजन होना चाहिए, दो न्यूक्लियस भी बन जाने चाहिए, उनका डिवीजन हो जाना चाहिए टू रिस्टोर दिस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ताकि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाए। A very significant contribution of mitosis is cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut, ब्लड सेल्स आर बीइंग कंस्टेंटली रिप्लेस्ड। तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे दिया था। लाइनिंग ऑफ गट, इसमें भी एपिडर्मिस ही पाई जाती है, हम एग्जांपल्स के साथ इसको लर्न कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स जो होते हैं वो लाइनिंग ऑफ गट यानी कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन उनमें पाई जाती है। तो यहाँ भी एपिडर्मिस ही होगी, और ब्लड सेल्स भी, क्योंकि इनकी एक सर्टेन लाइफ साइकिल होता है, इसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है। तो जो डेड हो गई है ब्लड सेल्स, उनके रिप्लेसमेंट के लिए दूसरी ब्लड सेल्स चाहिएंगे, यानी माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में रिक्वायर्ड होंगे ब्लड सेल्स के केस में। दीज आर बीइंग कंस्टेंटली रिप्लेस्ड एंड इवन बिफोर द नेचुरल डेथ ऑफ ब्लड सेल्स। अगर इंजरी आपको कोई हो जाए तो वहाँ भी माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है उन लॉस्ट ब्लड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। सो सेल रिपेयर के लिए माइटोसिस ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, एकमात्र कंट्रीब्यूशन होता है आप कह लीजिए। मायोसिस है जो है वो गैमेट्स की फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है। ग्रोथ कहीं से भी मायोसिस से नहीं होती, ग्रोथ में किसी का कंट्रीब्यूशन है तो सिर्फ माइटोसिस ही है। माइटोटिक डिवीजन इन मेस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ग्रोथ जहाँ भी हो रही है कंटिन्यूस हो, भले कैसे भी हो, माइटोसिस का वहाँ पे रोल होगा। एंड मेस्टेमेटिक टिश्यूज में लगातार ग्रोथ होती रहती है। ये अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से हम जानते हैं, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक ही यही होता है मेस्टेमेटिक टिश्यू का, दैट दे ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। एंड
प्लांट की जो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक कंट्रीब्यूशन होता है, बी इट एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल कंट्रीब्यूट टू द प्राइमरी ग्रोथ एंड लेटरल कैम्बियम contribute to the secondary growth of the plant. Both of these actions are contributed by mitotic divisions only. So this was the significance of mitosis. Growth अगर एक वर्ड में आप बोलना चाहें significance of mitosis, it is growth. And most of the things we have already seen, आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ इस पैराग्राफ में। Meiosis, now the thing that we have to cover in this chapter, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells, इन्हीं को मदर सेल्स बोलते हैं, जो मैंने आपको इस चैप्टर में डिस्कस किया था पीछे, जहाँ पे अनियन सेल्स की रूट टिप्स की बात हो रही थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half is called meiosis. It ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproduction organisms, whereas fertilization restores the diploid phase, क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट्स उसमें फ्यूज कर जाते हैं तो फिर से डिप्लॉइड सेल बन जाती है, विच इज़ कॉल्ड जाइगोट। सो बहुत सिंपल लाइन्स हैं ये, इनमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मुझे लग नहीं रहा है। वी केम अक्रॉस मायोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट आ रहा है आगे और पीछे लगा जेनेसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ऑफकोर्स गैमेट्स क्योंकि हैप्लॉइड्स होते हैं तो उनके प्रोडक्शन में ही मायोसिस का रोल आता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाने में, रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलते हैं। और गैमेटोजेनेसिस ये प्रोसेस अगर आप जानना चाहेंगे नाम कहाँ आएगा तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आएगा, या क्लास 12 बायोलॉजी में। की फीचर्स क्या हैं मायोसिस के, वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। मायोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो न्यूक्लियर और सेल डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये एक बार तो होता है माइटोसिस के अंदर भी, जहाँ पे पेरेंट और प्रोजेनी दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए इन दैट डॉटर सेल इन द गैमेट। तो यहाँ पे दो बार होंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसके जस्ट अपोजिट थिंग यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होगी। देखिए अगर डीएनए रेप्लिकेशन भी दो बार होगी तो दो बार काटने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इन कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का, क्योंकि उसमें भी अगेन फिर जितने पेरेंट्स में क्रोमोसोम होंगे उतने ही गैमेट में आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि गैमेट्स को फ्यूज़ करके जब फर्टिलाइजेशन करना होता है तब रिस्टोर होता है वो, ना कि गैमेट्स इटसेल्फ में पाए जाएंगे उतने ही क्रोमोसोम जितने पेरेंट में होंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का सिंगल साइकिल होना चाहिए, क्योंकि गैमेट्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए हमें, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन ये दो बार होंगे। ये मैंने आपको समझा दिया क्यों दो बार होंगे। इन दोनों को मायोसिस और मायोसिस 2 में डिवाइड किया गया है। मायोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। एस फेज में माइटोसिस में भी ऐसा ही होता था, पेरेंटल क्रोमोसोम्स यानी अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता था एस फेज के अंदर। तो एस फेज हम जानते हैं पार्ट होता है इंटरफेज का, एंड इंटरफेज मायोसिस और माइटोसिस दोनों में आइडेंटिकल होता है, जो कि हमने पीछे देख भी लिया। सिंगल साइकिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का दोनों के अंदर ही। द डिफरेंस लाइज इन द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर एंड सेलुलर डिवीजन, and nuclear division in meiosis starts from prophase 1, which involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes। अब ये homologous chromosomes क्या है, ये आगे आने वाला है। बेसिकली जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स थे, जो पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुए थे, उनमें होमोलोगस साइट्स होती हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। ये आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से और बेहतर समझ पाएंगे।
क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाई जाती हैं एट सर्टेन लोकेशन विच कोड्स फॉर प्रोटीन्स विच इन टर्न्स रिजल्ट्स इन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। तो सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को रिजल्ट करने वाली जीन्स सेम लोकेशंस में जिन क्रोमोसोम्स में पाई जाती हैं उनको होमोलोगस बोलते हैं क्रोमोसोम्स। होमो मीन्स सेम, तो सेम लोकेशंस पे सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को एग्जिबिट या फिर प्रोड्यूस करने वाली जीन्स जिन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगी उनको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एंड उन साइड्स पे, उन जीन्स की साइड पे जब रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, इससे वेरिएशन आती है। बेसिकली पेरेंटल क्रोमोसोम्स ये दो ही टाइप के हुए ना, मैटरनल और पैटर्नल, इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखिए जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था ऑफ एस फेज वो ऐसा दिखाई देता था कुछ। ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। एंड इसके जैसा एक और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा बेसिकली, इन दोनों में इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और इसको भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे बिकॉज सेम क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, दूसरे का है, नॉन सिस्टर हो गया। इन दोनों में होता है रिकॉम्बिनेशन, ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है एक पैटर्नल, जिससे रिजल्ट करते हैं फिर वेरिएशन जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है मायोसिस की। तो बेसिकली ये भी यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली आगे बाईवेलेंट फॉर्म होगा, तो बाईवेलेंट के अंदर चार सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और दो सेंट्रोमर होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो मैंने आपको यही बता दिया। ये ऐसे आगे अब देखने भी वाले हैं इसको। तो 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं एट द एंड ऑफ मायोसिस 2, यानी जब मायोसिस कंप्लीट हो जाती है हैप्लॉइड सेल्स मीन्स 4 गैमेट्स सेल्स बन जाती हैं फ्रॉम अ सिंगल पैटर्नल सेल। तो ऐसा आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इसमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं आपको, इनसे ही 4 फिर हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स से 4 हैप्लॉइड सेल्स नहीं बनती हैं। हैप्लॉइड पूरा का पूरा एक कंटेंट होता है जिसमें ह्यूमंस की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, तो 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे नहीं बनती। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे यूज़ कर लिया। ह्यूमन सेल्स के अंदर डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए 46 क्रोमोसोम्स होता है, जो कि एस फेज के बाद 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे डबल। एंड न्यूक्लियर और सेल डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं। तो 2 बार डिवाइड होने के बाद यानी इनको 4 से आपको डिवाइड करना होगा, हाफ होगा ना 2 बार, तो 4 से डिवाइड कीजिए 92 को, 23 आ जाएगा हैप्लॉइड सेल यानी गैमेट्स में इतने क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये है हमारा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एस फेज। ये दोनों होंगे सिस्टर क्रोमैटिड जो कि एक ही सेंट्रोमर्स के द्वारा बांधे गए होंगे, सिस्टर इसलिए इनको बोलते हैं, एक साथ रहते हैं ये। और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे एंड दीज वुड बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्योंकि एक साथ ये बंधे नहीं हुए हैं। ये है दो फेजेस ऑफ मायोसिस, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, क्वाइट सिंपल, प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक जो कि माइटोसिस में भी होते हैं। अब मायोसिस की स्टार्टिंग हो रही है प्रोफेज 1 से। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये लॉन्गर है ऐसे तो उसके फेजेस से दिख रहा है, 5 फेजेस होते हैं इसी एक ही फेज के अंदर जो कि मायोसिस का पहला है वो, वहाँ पे माइटोसिस के अंदर कोई इसके इंटर्न उसके अंदर फेजेस नहीं थे, सिर्फ अकेला प्रोफेज ही था। यहाँ इसमें 5 फेजेस हैं तो लॉन्गर तो है ही ये। एंड कितना लॉन्गर है ये आपको नीचे पता लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इवन सालों तक रह सकता है ये, आप एग्जाम्पल देखेंगे नीचे। तो 5 फेजेस कौन से हैं इसमें, 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर। तो डिफरेंट क्रोमोजोमल बिहेवियर होता है इनमें, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती जाती है क्रोमोजोम्स की, ये नीचे आने ही वाला है। अभी आप फेजेस देख लीजिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इसको एक फॉर्मूला से लर्न करता हूँ मैं, LZ PD स्क्वायर, LZ
PD ऐसा सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। तो LZPD तक तो ठीक है, लेकिन जो D² है उसमें डिप्लोटीन पहले आता है या डायकाइनेसिस पहले आता है। तो देखिए इन सारे सीक्वेंस में टीन टीन लग रहा है फर्स्ट फोर तक। तो पैकाइटीन के बाद डायकाइनेसिस नहीं आएगा, टीन ही आएगा डिप्लोटीन, एंड लास्ट होगा डायकाइनेसिस। तो इससे आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। During leptotin stage, the chromosome becomes gradually visible under the light microscope। तो लैप्टोटीन स्टेज के अंदर क्योंकि कॉम्पैक्शन या फिर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट ही होना शुरू होता है, तो यहाँ पे उतने क्लियरली विजिबल नहीं होती स्ट्रक्चरल पिकुलैरिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स, उतनी क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाती। इसलिए यहाँ पे सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। लेकिन जाइगोटीन जो नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर पेयरिंग होने लगती है क्रोमोसोम्स की, कंडेंसेशन इससे ज़्यादा हो चुका होता है, लैप्टोटीन से ज़्यादा कॉम्पैक्शन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लैप्टोटीन कंटिन्यू करता है एंड जाइगोटीन में कंप्लीशन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, सिनेप्सिस दिखाई देता है। तो इन स्ट्रक्चरल पिकुलैरिटीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स लिखा गया है। तो ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि किस स्टेज में हम कौन से डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ज़रूरत ही नहीं है पहले लैप्टोटीन में, इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे लिया गया है। एंड ये आप जानते होंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम पढ़ चुके हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ की जाती है जिसकी वेवलेंथ कम है, तो इसका प्रिसीजन कम होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए मोर प्रिसाइज है ये डिवाइस। तो मोर प्रिसाइज स्ट्रक्चर्स को जैसे सिनेप्सिस को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान रखिए दोनों क्यों यूज़ किए गए हैं अलग अलग। The compaction of chromosome continues throughout the leptotin. This is followed by second stage of prophase called zygotine. During this stage, chromosome starts pairing together and the process of association is called synapses. तो ये जो वर्ड है साइनेप्सिस, इसमें साइन आ रहा है पहले SYN, इसका मतलब होता है फ्यूजन। आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे सिनगैमी, जिसका मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूजन यानी एसोसिएशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो इसलिए साइनेप्सिस बोला है इस प्रोसेस को। एंड क्रोमोसोम्स इसमें पेयर करने लगते हैं, या इससे आप इसके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस फेज से, जाइगोटीन। हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्रिक होती है। एंड इस जाइगोट जो वर्ड है इसका मीनिंग ही हम टू से लेते हैं, क्योंकि जाइगोट में दो सेल से मिलके बना होता है ना, दो मेल एंड फीमेल गैमेट्स से, तो इसका मीनिंग हम दो से लेते हैं। तो इसलिए इसमें दो एसोसिएट कर रहे हैं आपस में, यानी पेयर बन रहा होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग हेयर। इस से आप इस फेज़ की कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स का पता लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए लैप्टोटीन में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ खाली कंडेंसेशन यानी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है। और उसके बाद जो जाइगोटीन है उसके नाम से मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक लर्न करवा दिए हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। साइनेप्सिस बन रहा है and chromosomes start pairing together. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. ये already explain किया जा चुका है पीछे। Electron micrographs of this stage indicate that chromosomes synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. तो ये जो साइनेप्सिस बना है होमोलोगस क्रोमोसोम से, इसके साथ ही ये स्ट्रक्चर बनती है साइनेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये ग्रुप ऑफ थिंग्स को बोलते हैं यहाँ, क्योंकि साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसलिए इसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट और अ टेट्राड। तो ये तीनों चीज़ें सेम हैं, सिनोनिम्स इनको बोल सकते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट और अ टेट्राड। बाइवेलेंट क्योंकि इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, टेट्राड क्योंकि इसमें चार क्रोमेटिड्स हैं, और साइनेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसकी अगर आप स्ट्रक्चर समझना चाहें तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ।
ऐसा कुछ दिखता है एक साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। इस स्ट्रक्चर को ऑल टुगेदर बोलेंगे साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। एंड इंडिविजुअली इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि साइनेप्स्ड हैं। इवन दो इनमें इतना डिस्टेंस नहीं होता जितना मैंने इस बना दिया है इस डायग्राम के अंदर, क्योंकि साइनेप्स यानी एसोसिएटेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये, तो एसोसिएशन है, इनमें इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन इनमें रिकॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली नहीं होती इस फेज़ के अंदर। नेक्स्ट फेज़ की कैरेक्टरिस्टिक है वो। तो रिकॉम्बिनेशन क्योंकि नहीं होती, तो इस डिस्टेंस पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कोई गलती नहीं होगी। However, the more clearly theirs are more clearly visible at the next stage. अब ये बहुत obvious होना चाहिए। Throughout the prophase 1 of meiosis 1 कंडेंसेशन यानी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता ही रहता है। आप देखेंगे कि डायकाइनेसिस में जाके कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट होता है। तो जैसे जैसे फर्दर स्टेजेस आगे बढ़ती जाती हैं और क्लियर होती जाती है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, बिकॉज दे आर गेटिंग more condensed. So these would be more clearly visible at Pachycene stage only. This should be obvious to you. The first two stages of Prophase 1 are relatively short lived as compared to the next stage, that is Pachycene. तो हमने पहली दोनों स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक देख ली हैं। पैकाइटीन में CHY आता है, काई, इससे आप किस्माटा याद रख सकते हैं, काइस्माटा, जो कि आगे स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाली है। किस्माटा क्रॉस्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होना होता है। एंड आप ध्यान रखिए, मायोसिस जानी जाती है क्रॉसिंग ओवर के लिए ही, क्योंकि यहीं पे रिकॉम्बिनेशन होना होता है। इसलिए इसे आप ये याद रख सकते हैं कि पैकाइटीन स्टेज लंबी क्यों होती है जाइगोटीन या लेप्टोटीन से, क्योंकि मेन काम जो है मायोसिस का क्रॉसिंग ओवर वो यहीं होना होता है पैकाइटीन में। मेन स्टेज क्योंकि यही है, इसलिए रिलेटिवली लंबी है उन दोनों से। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appears as tetrad. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होनी होती है ना बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो उस इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए पहले क्रोमैटिड्स को क्लियरली अपीयर तो होना चाहिए, तभी वो इवेंट हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दो दो बार मेंशन है, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं इनमें क्रोमोसोम, इसलिए आपको याद रखना है, दो बार रिपीट कर दी गई है ये लाइन। क्रॉसिंग ओवर का इवेंट क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना होता है, इस कारण यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाते हैं ये टेट्राइड्स। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। एट द साइड्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होने चाहिए। सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो एक सेंट्रोमर से बंधे होते हैं जो क्रोमैटिड्स, उसको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। उनमें सेम जेनेटिक मटेरियल होगा एक ही पेरेंट का। अगर आपको वेरिएशन चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यानी मैटरनल और पैटर्नल के क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए वेरिएशंस के लिए, वैसा ही होता भी है। तो अगर मैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है इनकी। इन रीजन्स को जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, इनको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। नोड्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाती है। इसलिए क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन टू homologous chromosomes. It is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase. Of course अगर recombination process हो रही है तो recombinase एंजाइम इसमें यूज होगा, इसका नाम याद रखना आसान है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। एंड यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऊपर लिखा है, तो ये भी लाइन दोबारा रिपीट कर दी गई है। रिकॉम्बिनेशन और एक्सचेंज में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़र्क है। बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। तो पैकेटिन में यही काम हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और थ्रू आउट द पैकेटिन ये होती रहती है।
आप जानते हैं पहले 2 फेजेज़ से ये थोड़ा बड़ा है एंड इसका क्योंकि यही काम है तो एट द एंड ऑफ पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड इस इन्हीं को किस्माटा बोलते हैं, द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो कि आगे आने वाली है। किस्माटा की फॉर्मेशन किस फेज में होती है आपसे पूछा जा सकता है, इट इज़ पैकाइटिन स्टेज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ इवेंट्स होते हैं एसोसिएटेड विद डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज, आपसे फेजेस के कैरेक्टरिस्टिक पूछ के इवेंट्स वो पूछा कौन सा फेज है, तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, किसी इवेंट से जो फेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स पहचाने आने चाहिए और इवेंट से उस फेज का नाम पहचानना आना चाहिए। इसलिए मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको साथ में ही उस फेज़ के नाम से ही उसमें क्या हो रहा है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज recognized बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossovers. These X-shaped structures are called chiasmata. सो डिप्लोटीन के स्टार्टिंग में डी आई आता है और डिसोल्यूशन के स्टार्टिंग में भी डी आई, इसे आप याद रखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेटोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है इन डिप्लोटीन स्टेज एंड देयर इज अ कंसेप्चुअल एस्पेक्ट आल्सो बिहाइंड दिस। आपने नोटिस किया होगा जाइगोटीन स्टेज जो कि पैकाइटिन से पहले आती है उसमें सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है और पैकाइटिन के तुरंत बाद वाली में ये डिसॉल्व भी हो जाता है। इससे आप समझ रहे होंगे कि होमोलोगस जो पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उनको आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम अदर पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होनी होती है यानी रिकॉम्बिनेशन विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव इवेंट एज फार एज इवोल्यूशन इज कंसर्न्ड। तो पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम अदर फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है एंड क्रॉसिंग ओवर इवेंट होने के तुरंत बाद ही ये डिसॉल्व भी हो जाता है। तो दैट्स व्हाई डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ दीज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स of the bivalent to separate from each other except at the site of the crossovers। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है वहाँ पे किस्माटा स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको छोड़ के सेपरेट होने लगते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना हो रिक्वायर्ड था वहाँ पे हो चुका होता है, तो बाकी जितने जुड़े थे वो सिनेप्स्ड हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर की टाइम में, उन बाकी पोजीशन से वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के साथ ही। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। तो ये आप देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर दैट इन फीमेल्स प्राइमरी oocytes में मियोटिक डिवीजन सस्पेंड कर जाता है एट प्रोफेज स्टेज ऑफ मेयोसिस। तो ये जी हाँ ये प्रोफेज 1 ही है एंड इट इज़ द स्टेज डिप्लोटीन जहाँ पे मियोटिक डिवीजन सस्पेंड करता है इन प्राइमरी oocytes एंड नो मोर प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ। यानी जो वूम वे होती है फीमेल ह्यूमन उसमें ये साइकिल यहाँ पे सस्पेंड कर जाता है डिप्लोशन स्टेज में एंड ये स्टार्ट होता है बाद में प्यूबर्टी में जाने के बाद, वहाँ फिर डिवीजन ये कंप्लीट हो जाता है और ओवम यानी सेकेंडरी oocyte वहाँ पे बनने लगते हैं। तो ईयर्स आप इमेजिन कर सकते हैं ये इतना लेंथ क्यों होती है इसकी, ह्यूमन फीमेल्स में ही होती है ईयर्स में जिसमें ये स्टेज एक्सटेंड करती है एंड मंथ्स में भी हो सकता है क्योंकि सम वर्टिब्रेट्स लिखा गया है क्योंकि ह्यूमंस के अलावा भी तो वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो मंथ्स और ईयर्स इसकी लेंथ हो सकती है। पैकाइटिन से भी बड़ा है डेफिनेटली ये, इसमें लो आता है तो इसे आप याद रखें कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 है ये मायोसिस का, इससे आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल दे के भी मैंने आपको समझा दिया है। The final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis
दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्माटा। तो यहाँ पे कैस्माटा का भी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है क्योंकि प्रोफेज 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब सेपरेट होना होगा इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, इसलिए कैस्माटा का भी टर्मिनलाइजेशन यहाँ पे ज़रूरी है, अलग अलग होना होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ड्यूरिंग दिस फेज chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation। तो ये बिल्कुल सिमिलर है यार माइटोसिस से। एट द एंडिंग ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस आल्सो मियोटिक स्पिंडल अरेंज कर दिया जाता है और फुल कंडेंसेशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की। By the end of dikinesis, nucleolus disappears. Nuclear envelope also breaks down. It represents a transition to metaphase. So again, it is same to the prophase of mitosis. At the end of prophase, वहाँ पे भी यही इवेंट होते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाते हैं न्यूक्लियर एनवलप के साथ, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन के लिए क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के लिए स्पेस क्रिएट करना होता है वहाँ पे। इट इज़ ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो ये जो 5 इवेंट्स हैं, फेजेस हैं अंडर प्रोफेज 1, इनको एज अ स्टोरी आपको लर्न करना होता है। स्टोरी की फॉर्म में आपको याद रखनी है। लैप्टोटीन जैसे पहला, उसमें कॉम्पैक्शन यानी कंडेंसेशन स्टार्ट ही होना होता है, और थ्रू आउट द लैप्टोटीन सिर्फ एक ही इवेंट होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद जाइगोटीन आता है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। साइनैप्स इसमें बनेगा, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम साइनैप्सिस की फॉर्म में रिजल्ट करेंगे, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इसमें बनेगा। बट दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि कंडेंसेशन थ्रू आउट द प्रोफेज कंटिन्यू ही होता है, तो क्लियर विजिबिलिटी नेक्स्ट स्टेज में होनी चाहिए। एंड क्यों होनी चाहिए? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमें ऑब्जर्व नेक्स्ट स्टेज में ही करना है, ऐसे भी हमने लर्न किया था। तो पैकाइटिन होती है नेक्स्ट स्टेज, जिसमें रियल क्रॉसिंग ओवर होना होता है और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कैस्माटा यहाँ पे बन जाती हैं एंड क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है ये। एंड रीज़न मैंने आपको बताया, पाइकाइटिन से पहले बन जाता है और उसके बाद ये डिसॉल्व भी हो जाता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करता है ये पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। तो डिप्लोटीन में डिसॉल्व हो गया सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, एंड बाकी सारी लोकेशंस को छोड़ के जहाँ पे एसोसिएट हुए थे पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जहाँ पे रियल रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उनको छोड़ के जहाँ पे एक्स शेप्ड कैस्मेटा स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, सेपरेट हो जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कैस्मेटा यहाँ पे भी बनी रहती है। लास्ट इज डाइकाइनेसिस, जहाँ पे इनका भी टर्मिनलाइजेशन होना होता है कैस्माटा का, क्योंकि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होना है यहाँ पे, और बाकी इवेंट्स सेम है एज compared to the ending of prophase of mitosis. Now metaphase 1, the next phase of meiosis 1, it is exactly same as the metaphase of mitosis। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे सेंट्रोमर स्प्लिट कर रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट मेटाफेज यानी मेटाफेज 2 में सेंट्रोमर स्प्लिट कर रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ पेड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। बाईवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, आगे फिगर में दिखाया गया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटिक ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ऐसा होता है इस स्टेज में। एंड इससे आगे आएगी एनाफेज 1, जहाँ पे स्प्लिटिंग होनी होती है, तो बहुत शॉर्ट होती है, ये हमने जाना था पीछे भी माइटोसिस के केस में। अनाफेज बहुत शॉर्ट होती है, सिर्फ स्प्लिटिंग उसमें होनी होती है, तो अटैचमेंट यहीं हो जाती है मेटाफेज में, वहाँ पे सिर्फ स्प्लिटिंग होना होता है। अनाफेज 1, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट यानी स्प्लिटिंग हो गई है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, नॉट सेंट्रोमर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो एनाफेज होगा उसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर होगा, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमर्स, यानी सेंट्रोमर स्प्लिट नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं एनाफेज से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं। टीलोफेज में आप देख सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड से अभी भी जुड़े ही हुए हैं।
टीलोफेज 1 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। जी हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक आप अभी तक रट गए होंगे, आपको टीलोफेज के होते हैं। ड्रामा ख़त्म हो जाता है एम फेज़ का और दोबारा हैप्पी एंडिंग होने होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यानी सारे ऑर्गेनल्स रीअपियर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस follows and this is called dyad of cells. Now this is something which is not found in mitosis, reasonably because at the end of cytokinesis of mitosis दो जो क्रोमोसोमल मटेरियल थे एट द टू एंड्स ऑफ द सेल स्पिंडल परटस के दो एंड्स पे वो डीकंडेंस उनमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम मटेरियल हो चुका था और दो डिफरेंट सेल्स बन चुके थे। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। देखिए, आपको क्रोमोसोम यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है इस स्टेज में। डीकंडेंसेशन पूरा नहीं होना होता यहाँ पे क्योंकि डिवीजन अभी पूरा हुआ ही नहीं है। क्रोमोसोम अभी भी स्प्लिट होने बाकी हैं। इसमें इसलिए इसमें डीकंडेंसेशन यानी एक्सटेंशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पे अफोर्ड नहीं किया जा सकता। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus। इसका यही मतलब है कि इंटरफेज न्यूक्लियस की एक्सटेंडेड क्रोमैटिड मटेरियल की जो स्टेज होती है यहाँ पे रीच नहीं की जाती, क्योंकि इससे आगे प्रोफेज 1 भी आना होता है जहाँ पे दोबारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। एक्सटेंशन मीन्स डीकंडेंसेशन, तो यहाँ पे दोबारा उसको मेहनत क्यों करवानी जब आगे जाके कंडेंसेशन दोबारा होना ही है। तो जो जितने भी कंडेंस्ड क्रोमोसोम यहाँ पे इन्हीं का भी आगे यूज़ कर लिया जाता है। दोबारा काम यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया जाता बाई डीकंडेंसेशन और एक्सटेंशन ऑफ क्रोमैटिड मटेरियल। डू अंडरगो सम डिस्पर्जन मतलब थोड़ा डीकंडेंसेशन यहाँ पे होता है जितना रिक्वायर्ड होता है अगली प्रोसेस के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। The stage between two meiotic division is called interkinesis and generally short lived। तो इतनी short lived होती है ये कि mentioned ही नहीं, आगे आप देखेंगे प्रोफेज 2 में। एंड ये इसका नाम से क्लियर हुआ है, इंटर मीन्स बिटवीन एंड काइनेसिस मीन डिविजन्स, यानी दो मियोटिक डिविजन्स के बीच में तो स्टेज होगी, नाम इसको ये दिया जाएगा। There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, which is a much simpler prophase than prophase 1। तो प्रोफेज और अगर बात करें आप मायोसिस 2 की इन जनरल, देन इट इज एज हैज एन अनकैनी सिमिलैरिटी विद माइटोसिस। मायोसिस 2 जस्ट माइटोसिस की तरह ही होती है। एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इंटरकाइनेसिस में नहीं होता, ये पहले भी आ चुका है यार। सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बार बार रिपीट करने की आदत है एनसीईआरटी चीज़ों को। अब मायोसिस 2 का पहला प्रोफेज 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, इंटरकाइनेसिस क्या था, दो मियोटिक डिविजन्स के बीच का, लेकिन यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि साइटोकाइनेसिस के सीधे बाद प्रोफेज 2 आ जाएगा। इंटरकाइनेसिस को यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है ये। नॉट नेसेसरी टू मेंशन इट। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। अब इलोंगेटेड उसने पीछे बोला कि एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट, यही मतलब होता है इसका इंटरफेस न्यूक्लियस की, ये रीच ही नहीं करती है, इससे पहले प्रोफेज 2 आ जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है बिफोर द क्रोमोसोम है फुल्ली इलोंगेटेड, प्रोफेज 2 स्टार्ट्स। बिकॉज यहाँ एज यू नो कंडेंसेशन यानी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होना होता है, तो एक्सटेंड हो गया अगर क्रोमैटिड मटेरियल तो काम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उनके फुल्ली इलोंगेट होने से पहले ये फेज स्टार्ट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मायोसिस 1, मायोसिस 2 रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस, ये मैं आपको बता रहा था। The nuclear membrane disappears at the end of prophase 2 and chromosomes again become compact or condensed। एंड ये जो इसकी सिमिलैरिटी है विद माइटोसिस, इसका रीज़न ये है क्योंकि मायोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि एक यूनिक इवेंट है मायोसिस का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, इसलिए सिमिलर होती है ये माइटोसिस से। नाउ मेटाफेज 2 आपको पता है यहाँ पे क्या होगा। एट दिस स्टेज
chromosome align at equator and microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of the sister chromatids। यहाँ पे sister chromatids का separation होना होता है क्योंकि हैप्लॉइड कंटेंट जाना है ईच गैमेट के अंदर, तो सेंट्रोमर स्प्लिट यहाँ पे होगा इन एनाफेज 2। नेक्स्ट फेज begins with the simultaneous splitting, ये मैंने माइटोसिस में आपको बताया था, of the centromer of each chromosomes which was holding the sister chromatids together, allowing them to move toward the opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to the kinetochores। तो ये सारा प्रोसेस हम माइटोसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मेन चीज़ डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ ये थी कि सेंट्रोमर स्प्लिट कर रहा है और सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स जा रहे हैं। एंड ये जो स्टेजेस हैं मायोसिस की, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स की स्टेज में प्रेजेंट हैं और कितने बाइवेलेंट्स सेंट्रोमर्स या फिर क्रोमैटिड्स किस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन हिस्सों से। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि कौन सी स्टेज के अंदर क्या स्प्लिट हो रहा है, जैसे कि एनाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमर नहीं, और एनाफेज 2 के अंदर सेंट्रोमर स्प्लिट होता है, सिर्फ इतनी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप कर पाएंगे। अब लास्ट जो फेज आएगा मायोसिस 2 का, इट इज टीलोफेज 2। इट एंड्स meiosis ends with the telophase 2 in which two groups of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope। Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells, 4 haploid daughter cells। तो at the end of meiosis 4 haploid cells बनती हैं, हमने देखा था। इट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ यूनिक टू मायोसिस। इसके अलावा जो कुछ भी इवेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो टीलोफेज ऑफ माइटोसिस में भी होते हैं। यहाँ पे देखिए अनाफेज के अंदर सेंट्रोमर स्प्लिट कर रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, ये ध्यान देने लायक चीज़ है अनाफेज 2 के अंदर। यहाँ पे कंप्लीट होती है मायोसिस। अब अगेन जैसे माइटोसिस का दिया था वहाँ पे यहाँ पे मायोसिस का सिग्निफिकेंस दिया है। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though paradoxically it results in the reduction of chromosome number by half। तो ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होता भी है, ये एक भूल भुलैया जैसा है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ से तो डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे पेरेंट सेल में अगर ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम थे, गैमेट सेल में आ जाएंगे 23। तो हाफ तो हो गए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, लेकिन जब वो कंबाइन करेगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट तो रिड्यूस हो जाएगा ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दैट्स हाउ दिस फिनोमेना ऑफ मायोसिस, इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशी। जैसे ह्यूमंस के 46 हैं तो इस फिनोमिना के थ्रू कंजर्व होते हैं। याद रखना ये बहुत आसान है यार, क्योंकि यही वो फिनोमिना है जो फ्यूजन को अलाउ करता है। बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स जिनके अंदर फ्यूजन होना होता है, एंड फ्यूजन इज द ओनली थिंग विच रिस्टोर्स द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीशी। तो दैट्स हाउ मायोसिस अचीव्स the conservation of chromosome number of any particular species। It also increases the genetic variability in the population of organism from generation to the next। variability इसलिए increase होती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन इसमें होना होता है, तो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जेनेटिक मटेरियल्स के। एंड जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं वैसे वैसे जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म का चेंज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए एनवायरनमेंट को जेनेटिक वेरिएबिलिटी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जीन्स अगर चेंज होंगी तो उससे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स चेंज होंगे। आप जीनोटाइप फिनोटाइप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, और फिनोटाइप्स चेंज होंगे तो एडेप्टेशंस कर पाएगा ऑर्गेनिज्म टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। फिनोटाइप्स को ही एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है मायोसिस टू इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन होता ही यही है, variations in genetic material of a population, and then evolution happens by the process of natural selection। एडेप्टेशंस आ जाती हैं किसी भी पॉपुलेशंस में, फिर नेचुरली वो सेलेक्ट कर दी जाती हैं। इसकी डिटेल्स हम एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये दो सिग्निफिकेंस थे माइटोसिस और मायोसिस के। माइटोसिस हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में माइटोसिस हेल्प करती है, एंड किसी पॉपुलेशन के सर्वाइवल में उसको एवोल्यूशनरी आगे लेके जाती है मायोसिस। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मायोसिस, एंड दैट्स हाउ वी कंक्लूड दिस चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसकी समरी मैंने पढ़ ली है सारी, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी कवर ना कर लिया हो। तो मैंने इसको पूरी थ्योरी को समरी को इंक्लूड भी नहीं किया है, उसको काट दिया उस पेज को। तो अब इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देखते हैं। मायोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या करती है मायोसिस? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स ज़रूर करती है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम करती है, जी हाँ, गैमेट्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, वेरिएशन के कारण ही एवोल्यूशन में कोई भी पॉपुलेशन आगे जाती है। Variations are very important for evolution. So all of these are done by meiosis in diploid organism। यहाँ पे diploid mention करना ज़रूरी था, क्योंकि रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर होने के बाद वो हैप्लॉइड हो जाएगा। तो डिप्लॉयड मेंशन यहाँ पे किया गया है, उसका रीज़न है एक। तो सारे के सारे ऑप्शंस ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 2, at which stage of meiosis does the genetic constitution of gametes is finally decided? यहाँ पे finally word important है, एंड आपसे पूछा क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ गैमेट्स, यानी जो जेनेटिक कंटेंट होगा गैमेट्स का, कितने क्रोमोसोम्स उनके अंदर पाए जाएंगे, एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ डीएनए गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, वो किस स्टेज पे डिसाइड होता है? तो ये अनाफेज 2 पे डिसाइड होता है, क्योंकि अनाफेज 2 के बाद ही एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेंट्रोमर होता है, एंड उसके बाद इंडिविजुअल फिर गैमेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो फाइनली इट इज डिसाइडेड एट एनाफेज 2। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 3, मायोसिस अकर इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग। तो मायोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, जिनके फ्यूजन से फिर जाइगोट बनता है, एंड फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आप पढ़ते हैं, तो सिर्फ ए आंसर होना चाहिए इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन वगैरह नहीं होता, तो यहाँ पे मायोसिस ऑब्जर्व नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अनाफेज 1 ऑफ मायोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं। वो सेंट्रोमर का स्प्लिट अनाफेज 2 के अंदर होता है, तो ए होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो माइटोसिस का दूसरा नाम ही होता है इक्वेशनल डिवीजन, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। रिडक्शनल डिवीजन मायोसिस होता है, क्योंकि रिड्यूस होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, एंड सिर्फ यही आंसर होना चाहिए इसका बी, बाकी सब बहुत इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ बाईवेलेंट ऑफ मायोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बाईवेलेंट में क्या क्या होता है? तो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, क्योंकि इसको टेट्राइड भी बोल सकते हैं, एंड 2 सेंट्रोमर्स होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बना के दिखा चुका हूँ, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी मैंने आपको बनाया था। तो वहाँ पे देखिए आप, 2 सेंट्रोमर्स होते हैं इसके अंदर और 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे बाईवेलेंट के अंदर क्या क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग कहाँ जाती हैं? वो तो जी नोट में जाती हैं, क्विशेंट स्टेज इसको बोलते हैं, यानी शांत हो जाती हैं इसमें सेल्स। दे नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ऐसी लाइंस आती है एनसीईआरटी में, तो जी नोट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान क्या होता है? तो ऐसी कोई चीज़ होगी जो मायोसिस में होगी, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करती होगी माइटोसिस से। तो डी आंसर में है क्रॉसिंग ओवर, जो सिर्फ मायोसिस में होता है।
तो इसलिए ये माइटोसिस में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है मायोसिस के बारे में। देखिए 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोल रहा है, बहुत इम्फेसाइज करके एनसीईआरटी ने दो जगह इसको मेंशन किया है। देयर इज ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 2 हो गए तो माइटोसिस ही नहीं हो जाएगा, वो मायोस हैप्लॉइड गैमेट्स तो बन ही नहीं पाएंगे, तो आंसर डी हो गया इसका। देयर इज ओनली अ सिंगल साइकिल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। करेक्ट स्टेटमेंट आपको जीवन फेज के बारे में बतानी है। तो जीवन में क्या हो रहा होता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है सेल, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, अगर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगी तो डेड हो जाएगी सेल। तो ये आंसर नहीं होगा। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, ये बिल्कुल सही है। एस फेज एक पर्टिकुलर फेज होता है। सेल ग्रोथ ड्यूरिंग द इंटरफेज थ्रू आउट इंटरफेज कंटिन्यूअस होती है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज में होता है जिसको एस फेज बोलते हैं, जीवन में नहीं एस फेज में होता, तो बी होगा इसका आंसर। इट इज करेक्ट अबाउट जीवन, बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट जीवन, इट इज़ रिगार्डिंग एस फेज, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट है ये, बाकी सब इनकरेक्ट है। इट इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो सिंथेसिस हो रहा होता है थ्रू आउट द इंटरफेज, वेदर इट बी G1S और G2, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होती रहती है। तो डुप्लीकेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ये सभी के सभी फेजेस में होता है इंटरफेज के, इसी को कंटिन्यूअस ग्रोथ बोलते हैं। सेल्स स्टॉप्स ग्रोइंग ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। G1 इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेज विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल ग्रोथ, तो सेल ग्रोथ तो यहाँ भी होगी। तो बाकी तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली बी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एस फेज की है कैरेक्टरिस्टिक एंड सही स्टेटमेंट है रिगार्डिंग जीवन, क्योंकि इसमें नहीं होता है बेसिकली डीएनए रेप्लिकेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी यूनिट सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। इससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज द चैप्टर दैट वी आर गोना टेक नेक्स्ट। एंड अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ्स और दूसरी जितनी नीट पीवाईक्यूज़ की बुक्स होती हैं उनके पीडीएफ्स चाहते हैं, तो आप मैड अबाउट एनसीईआरटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस चैप्टर का मैंने पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एंड नीट की जितनी पीवाईक्यू बुक्स होती हैं वो भी मैंने अपलोड करी हुई हैं वहाँ पे।